हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड पोलर फॉर्म को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन देखते हैं, जिसको हम लोग आर्गन प्लेन से भी जानते हैं, हिंदी में इसको आरंगातल बोलते हैं। जिस तरह से रियल प्लेन में आप लोगों ने देखा होगा कि एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, ठीक, वहां पर हम लोग किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे अगर कोई पॉइंट हमारा एक्स कॉमा वाई है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग रियल प्लेन का यूज करते हैं, जिसमें एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, एक वर्टिकल एक्सिस होता है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसको एक्स एक्सिस से और वर्टिकल एक्सिस को हम लोग वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन, यहाँ भी हमारे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा, एक वर्टिकल एक्सिस होगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख रहे होंगे, ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये हमारा वर्टिकल एक्सिस है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको हम लोग रियल एक्सिस बोलते हैं, जिसको आर ऑब्जेक्ट से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो हमारा वर्टिकल एक्सिस है उसको हम लोग इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं, जिसका इमेजिनरी एक्सिस, और इसको आई एम ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट किया जाता है। रियल एक्सिस पे हमारी सारी रियल वैल्यूज होंगी, 1, ½ 2 3 -1 -2। और जो हमारा इमेजिनरी एक्सिस है उस पर हमारी इमेजिनरी वैल्यूज होंगी, i 2i 3i -i -2i। तो ये हमारी इमेजिनरी वैल्यूज जो है वो इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करेंगी। अब किसी कॉम्प्लेक्स पॉइंट को कॉम्प्लेक्स प्लेन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इतना तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा कि कॉम्प्लेक्स प्लेन पर हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर्ड पेयर निकालना होगा। जैसा कि आप यहां पर देख रहे होंगे, अगर कोई हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + iy है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर्ड पेयर जो होगा x, y। तो ordered pair of complex number, if z = x + iy, then its ordered pair x, y. X is real part object and y is imaginary part object. So RE object, IM object. For example, if any complex number is -2 + 3i, -2 + 3i, then its ordered pair will be -2, 3. ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। So I think किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर्ड पेयर कैसे आप लोग फाइंड आउट करोगे, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जैसे अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 + 5i, तो इसका हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर होगा 4, 5, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसका ऑर्डर्ड पेयर निकालेंगे। ऑर्डर्ड पेयर निकालने के बाद जिस तरह से आप लोग रियल प्लेन पे किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते थे, एज इट इज आपको कॉम्प्लेक्स प्लेन पर भी रिप्रेजेंट कर देना है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेकर के देखते हैं। अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + iy है, ठीक, और इसको हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो इसको अगर हम लोगों को कॉम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग इसका क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर। ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर हो गया। इसका ऑर्डर्ड पेयर निकालने के बाद में आपको ये आपका रियल एक्सिस हो गया, ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया। अब आपका x ये आपका रियल एक्सिस पे आएगा, ये y आपका इमेजिनरी एक्सिस पे आएगा। अभी हम लोगों ने चूंकि अननोन कॉम्प्लेक्स पॉइंट है, तो उसको इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये हमारा p पॉइंट आएगा, हैविंग ऑर्डर्ड पेयर x, y। इसी को हम लोग जो है शॉर्ट में ये z = x + iy बोलते हैं। तो इस तरीके से हम जो है किसी पॉइंट को कॉम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ये पॉइंट p का ओरिजिन से डिस्टेंस हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, z = -1 + 2i। तो इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया, -1, 2, -1, 2। तो x एक्सिस पर हमारा क्या आना है, -1, ये ओरिजिन हो गया, ये -1। y एक्सिस पे 2, तो ये 1 और ये 2। बच्चों यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि ये i यहाँ अंडरस्टूड होता है। जैसे ये 2 है, तो चूंकि इमेजिनरी एक्सिस पर ये पॉइंट है ना, तो
हम लोग अब बार बार इसको 2i नहीं लिखेंगे, अगर हमने 2 लिखा तो ये 2i अंडरस्टूड है, ठीक है। तो -1, 2, तो ये हमारा जो पॉइंट है, ये पॉइंट P आ जाएगा -1, 2। तो इस तरह से किसी कॉम्प्लेक्स पॉइंट को हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन पर रिप्रेजेंट करेंगे। पहले हम लोग उसका ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट कर लेंगे। ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करने के बाद में, जैसे यहाँ पर आप देख रहे थे, फिर से एक बार देख लीजिए, -1 + 2 है, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, -1, 2। तो -1 ये आपका रियल एक्सिस पे आ गया, 2 आपका इमेजिनरी एक्सिस पे आ गया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स पॉइंट पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड एंड आर्गुमेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इस पर डिस्कशन करेंगे, और इसी पर हमारा पोलर फॉर्म भी डिपेंड करता है। तो इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे, मॉड एंड आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + iy है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमको कॉम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है, तो ये हमारा रियल एक्सिस हो गया, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस हो गया। अब ये सब तो आप लोग जान ही चुके हैं कि इसका ऑर्डर्ड पेयर x, y हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ये P पॉइंट है, हैविंग ऑर्डर्ड पेयर x, y। ये पॉइंट P का ओरिजिन से डिस्टेंस है। तो ये आपका x हो गया, ये चीजें अभी हम लोगों ने जस्ट देखी हुई हैं, सीखी हैं पीछे। ये हमारा y हो गया। ये जो x, y जो हम लोगों ने यहां पर रिप्रेजेंट किया है, इस पॉइंट P का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट P का जो, भाई जब आप लोग इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर्ड पेयर निकालते हो तो ये पॉइंट की तरीके से वर्क करने लगता है। इस पॉइंट P का जो ओरिजिन से डिस्टेंस है, यही हमारा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कहलाता है, और इसको हम लोग मॉड ऑफ z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो r हमारा है, ये r हमारा किसके इक्वल हो गया बच्चों, मॉड ऑफ z, मींस मॉड ऑफ z। और ये एक्चुअल है क्या, डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉइंट z फ्रॉम द ओरिजिन। फिर से एक बार आप लोग देख लें, पॉइंट P का जो ओरिजिन से डिस्टेंस है, इसको हम लोग मॉड ऑफ z से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉड ऑफ z एक्चुअल है क्या, डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉइंट z फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक, नाउ कम टू आर्गुमेंट। आर्गुमेंट मींस ये हमारा थीटा, हिंदी में आर्गुमेंट को कोणांक बोला जाता है। मॉड ऑफ z को मैग्नीट्यूड हम लोग बोलते हैं। तो थीटा, इसी थीटा को हम लोग आर्गुमेंट ऑफ z, इसको आर्ग ऑफ z या एम्पलीट्यूड ऑफ z से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये आर्गुमेंट ऑफ z कहलाता है और ये एम्पलीट्यूड ऑफ z कहलाता है। हालांकि आर्गुमेंट ऑफ z ही ज्यादा यूज होता है। तो थीटा इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक, थीटा है क्या बेसिकली, ये कॉम्प्लेक्स पॉइंट जो हमारा P है, उसका एक तरीके से देखा जाए तो ये डायरेक्शन जो है वो डिफाइन करता है। ठीक, तो थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉइंट z फ्रॉम पॉजिटिव रियल एक्सिस। ये हमारा ये ओरिजिन है, ये पॉजिटिव रियल एक्सिस, इधर ये नेगेटिव रियल एक्सिस। ओके, तो पॉजिटिव रियल एक्सिस से कॉम्प्लेक्स पॉइंट z की डायरेक्शन को जो है ये डिफाइन करता है। तो थीटा इज रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉइंट z फ्रॉम पॉजिटिव रियल एक्सिस। अब ये हमारा जो r है, थीटा है, इनकी वैल्यूज कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इस पर हम लोग जो है डिस्कशन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में देख रहे होंगे, ये ट्रायंगल OPM ये हमारा बन रहा है। ट्रायंगल OPM ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसा कि सभी लोग सामने देख रहे होंगे। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल पर हम लोग आते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल में
हमारा पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो OP स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। OP हमारा R हो गया, OM हमारा X हो गया, MP हमारा Y हो गया। ये आपको X दिख रहा है, ये आपका Y है। सो R इक्वल टू स्क्वायर रूट X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। ये हमारा R का वैल्यू हो गया। इसको हम लोग जो है X को RE ऑब्जेक्ट से और Y को IM ऑब्जेक्ट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है R का वैल्यू हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ RE ऑब्जेक्ट होल स्क्वायर प्लस IM ऑब्जेक्ट होल स्क्वायर। ठीक, इसको इस फॉर्म में भी आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि R हमारा मॉड ऑब्जेक्ट होता है। मॉड ऑब्जेक्ट मींस मॉड ऑफ X प्लस IY, और ये इक्वल टू क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। सो आई थिंक मैग्नीट्यूड ऑफ Z किस तरीके से फाइंड आउट होगा वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आर्गुमेंट की बातचीत कर लेते हैं। तो इसी ट्रायंगल OPM में आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा थीटा है बच्चों, थीटा। तो tan थीटा अगर हम लोग इस ट्रायंगल में फाइंड आउट करें, अगर हम लोग tan थीटा इस ट्रायंगल में फाइंड आउट करें तो हमारा जो tan थीटा होगा ये हो जाएगा y अपॉन x। tan थीटा क्या हो जाएगा, y अपॉन x। सो थीटा इक्वल टू कितना हो गया आपका, tan इनवर्स y अपॉन x। थीटा क्या हो गया, tan इनवर्स y अपॉन x। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, थीटा मींस आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट, tan इनवर्स y को हम लोग क्या लिखेंगे, IM ऑब्जेक्ट, x को क्या लिखेंगे, RE ऑब्जेक्ट। tan इनवर्स IM ऑब्जेक्ट अपॉन RE ऑब्जेक्ट। ठीक, इस फॉर्म में भी इसको आप नोट कर लीजिए, आर्गुमेंट ऑफ x प्लस IY इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। लेकिन एक चीज आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मूला है थीटा फाइंड आउट करने के लिए, ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट तक तो ठीक चलता है। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई नॉन कॉम्प्लेक्स पॉइंट है तो फिर थोड़ा सा आपको वहां पर केयरफुल रहना होगा, क्योंकि थीटा का जो मेजरमेंट है वो हमेशा पॉजिटिव रियल एक्सिस से होता है। तो इस मेजरमेंट ऑफ थीटा पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करना चाहेंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से, मेजरमेंट ऑफ थीटा। मेजरमेंट ऑफ थीटा, सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि थीटा को हमेशा पॉजिटिव रियल एक्सिस से ही मेजर किया जाएगा। ठीक है ना, कहां से मेजर करेंगे, मेजरमेंट फ्रॉम पॉजिटिव रियल एक्सिस, हमेशा कहां से मेजर किया जाएगा, पॉजिटिव रियल एक्सिस से। पॉजिटिव रियल एक्सिस से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, पॉजिटिव रियल एक्सिस से अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये थीटा का मेजरमेंट हमारा जो है वो पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव रियल एक्सिस से अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हो तो ये जो मेजरमेंट ऑफ थीटा होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक, तो मेजरमेंट ऑफ थीटा will be positive in anti-clockwise direction from positive real axis। ठीक है बच्चों, ये अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। अगर पॉजिटिव रियल एक्सिस से आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हैं तो ये मेजरमेंट आपका पॉजिटिव होगा, और अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हैं तो फिर वो मेजरमेंट आपका नेगेटिव होगा। सो मेजरमेंट ऑफ थीटा will be negative in clockwise direction from positive real axis। तो
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो फिर वो थीटा का मेजरमेंट नेगेटिव होगा। जैसे इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू भी समझते हैं। और ये जो बच्चों ये जो थीटा का मेजरमेंट है, ऐसा नहीं कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर में ही वर्क करता है, ये आपका वेक्टर में भी वर्क करता है, ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी वर्क करता है। बस ये है कि जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाते हो तो वहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो जाता है, जिसको यहाँ पर अभी हम पॉजिटिव रियल एक्सिस बोल रहे हैं, वहाँ पर उसको हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है अगर कोई एंगल सपोज हमको 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, ये हमारा 60 डिग्री है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जब चूंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो +π/3 होगा। और अगर आप इसी एंगल को 60 डिग्री को अगर आप क्लॉकवाइज मेजर करें, ये देखिए आपका पॉजिटिव रियल एक्सिस है, इस पॉजिटिव रियल एक्सिस से अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाइए तो यही -π/3 होगा। तो आई थिंक ये एंगल का मेजरमेंट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, जिसको जनरल वे में अगर आप लिखें ये हो गया। तो अगर आप इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो ये आपका क्या होगा +θ। और अगर आप इसी पॉजिटिव रियल एक्सिस से ही अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, अगर हम लोग इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ये -θ। थीटा को फिर से एक बार अच्छे से आप लोग क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि जो मेन जो आपका अगर कहीं पर भी दिक्कत होती है तो थीटा को लेकर के ही होता है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि थीटा को हमेशा कहाँ से मेजर करोगे, पॉजिटिव रियल एक्सिस से। पॉजिटिव रियल एक्सिस से हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे पॉजिटिव रियल एक्सिस से, या क्लॉकवाइज मूव करेंगे। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो वो +θ होगा, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो वो -θ होगा। जैसे कहीं पर अगर लिखा हुआ है कि 2, -π/3, तो यानी 2 उसका मैग्नीट्यूड हो गया। अगर कोई पॉइंट हमारा इस तरीके से बच्चों दिया है 2, -π/3, और इसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो तो ये आपका r होगा, ये थीटा होगा। ये माइनस साइन ही अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि ये यहाँ पर क्लॉकवाइज मेजरमेंट हुआ होगा। जैसे इस 2, -π/3 को अगर हमको कॉम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी ले लेंगे, 2 यूनिट। 2 यूनिट का डिस्टेंस हो गया। और चूंकि ये थीटा नेगेटिव है, वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिखता नहीं है, वो माइनस साइन ही अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर एक क्लॉकवाइज मेजरमेंट हुआ है। तो चूंकि यहाँ पर -π/3 तो ये आपका आ जाएगा। आप पॉजिटिव रियल एक्सिस से क्लॉकवाइज मूव करोगे। अगर सपोज कहीं पर दिया हुआ है आपका 3, π/2, तो 3 आपका ओरिजिन से डिस्टेंस हो गया। π/2 मींस पॉजिटिव रियल एक्सिस से आप 90 डिग्री, चूंकि प्लस है तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जाएंगे, तो ये आपका इमेजिनरी एक्सिस पे आ जाएगा। ये आपका डिस्टेंस 3 यूनिट हो गया, तो ये आपका 3, π/2 हो गया। सो आई थिंक किसी कॉम्प्लेक्स पॉइंट को पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो r एंड थीटा ये दोनों आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, और दोनों के जो फॉर्मूले हैं ये भी आप लोगों को क्लियर रहने चाहिए। एक बार फिर से तेजी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। z = अगर हमारा x + iy है तो इसका जो r मीन्स मॉड ऑफ z है, ये √x² + y² होगा। और जो थीटा मीन्स आर्गुमेंट ऑफ z, ये आपका tan इनवर्स y/x। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसमें थोड़ा आपको केयरफुल रहना है। ये हमारा रफ फार्मूला है, ये एप्लीकेबल होगा, ये आप नोट भी कर लीजिए, एप्लीकेबल इन केस ऑफ अननोन कॉम्प्लेक्स पॉइंट। नॉन कॉम्प्लेक्स पॉइंट में हम लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा, और वहां पर जो है हम लोगों को क्वाड्रेंट का ध्यान रखना होगा। ठीक, तो थीटा को मेजरमेंट करने का करेक्ट मेथड क्या है ये हम लोग अच्छे से नोट कर लेते हैं। तो नोट कर लीजिए, मेजरमेंट ऑफ थीटा इन केस ऑफ नॉन कॉम्प्लेक्स पॉइंट, इन केस ऑफ नॉन कॉम्प्लेक्स पॉइंट। तो यहां पर कुछ चीजों का बच्चों हम लोगों को ध्यान रखना होगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, अगर कोई अननोन कॉम्प्लेक्स पॉइंट है तब तो हम लोग tan इनवर्स y/x को यूज करेंगे, लेकिन अगर नॉन कॉम्प्लेक्स पॉइंट है तो हम लोगों को इस मेथड को यूज करना है।
अगर कोई नॉन कॉम्प्लेक्स पॉइंट दिया है -1 -√3 आए तो ये नॉन कॉम्प्लेक्स पॉइंट हुआ। z = x + i y ये अननोन कॉम्प्लेक्स पॉइंट है। तो अगर z = x + i y अननोन कॉम्प्लेक्स पॉइंट दिया है तो आप इसको यूज करें। अगर कोई नॉन कॉम्प्लेक्स पॉइंट दिया है -1 -√3 आए तो आप इस मेथड को यूज करेंगे। तो इस मेथड में हम लोगों को सबसे पहले जो हमारा गिवन कॉम्प्लेक्स पॉइंट है उसकी लोकेशन का हम लोगों को ध्यान देना होता है, ठीक। और सबसे पहले हम लोग एक अननोन कॉम्प्लेक्स एंगल अल्फा यहाँ पर जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो नंबर 1, फर्स्ट फाइंड अल्फा where alpha = tan inverse mod of y upon x। अल्फा = tan inverse mod of y upon x। फिर सेकेंड स्टेप में हम लोग उसकी लोकेशन का ध्यान देंगे। तो फर्स्ट फाइंड अल्फा वेयर अल्फा = tan inverse mod of y upon x। सेकेंड स्टेप में सी द लोकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉइंट z ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। हम लोग कॉम्प्लेक्स पॉइंट z का लोकेशन देखेंगे ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकेंड में है, थर्ड में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में है। उसके अकॉर्डिंग जो है फाइनल थीटा हमारा फाइंड आउट होकर के निकल करके आएगा। जैसे अगर हमारा कॉम्प्लेक्स पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक, तो थर्ड पॉइंट में इफ पॉइंट lie in first quadrant then theta = अल्फा। अगर हमारा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो थीटा है वही अल्फा है, मींस थीटा = अल्फा। इफ पॉइंट lie in second quadrant then theta = पाई माइनस अल्फा। इसी तरह से अगर हमारा पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है, पॉइंट लाइन थर्ड क्वाड्रेंट, देन थीटा = पाई प्लस अल्फा। सिमिलरली इफ पॉइंट लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, पॉइंट लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, देन थीटा = 2 पाई माइनस अल्फा, या इसको आप सिंपल माइनस अल्फा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक नॉन कॉम्प्लेक्स पॉइंट में आर्गुमेंट मींस थीटा हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। फिर से इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लें। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है देन थीटा = अल्फा। ये जो फिगर है ये आपके माइंड में बिल्कुल फीड हो जाना चाहिए, ठीक है। कभी भी आपको थीटा निकालना हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वेक्टर में या कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो यही आपकी हेल्प करेगा। इसी तरह से अगर थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है देन थीटा = पाई माइनस अल्फा। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स पॉइंट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है देन थीटा = पाई प्लस अल्फा। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है देन थीटा = 2 पाई माइनस अल्फा या थीटा = माइनस अल्फा। फोर्थ में आप देख रहे होंगे कि मैंने दो एंगल लिखे हैं। एक्चुअल में जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि अगर हमको किसी कॉम्प्लेक्स पॉइंट को लोकेट करना है तो या तो हम रियल एक्सिस से, पॉजिटिव रियल एक्सिस से क्लॉकवाइज चलेंगे या एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। इस यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना, ये कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है कि वो हर 2 पाई के बाद अपनी वैल्यूज को बार बार रोटेट करेगा। यहाँ पर हमको एक पॉइंट की लोकेशन को डिफाइन करना है और पॉइंट की लोकेशन डिफाइन करने के लिए हमको आर और थीटा के थ्रू उसको डिफाइन करना होता है। यहाँ पर जो थीटा होगा तो वो दो ही तरीके से डिफाइन हो सकता है भाई। अगर आपको, जैसा कि आप इस फिगर में देखिए, प्रैक्टिकली उस चीज को महसूस करें। जैसे आपको इस सपोज यहाँ पर पहुंचना है, आपको इस पॉइंट पी पे पहुंचना है, तो आप कैसे पहुंच सकते हो? अब आपके पास या तो आप इस तरीके से, ये तो आपका ओरिजिन से डिस्टेंस हो गया और ये आपका एंगल हो गया, तो या तो आप पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे या क्लॉकवाइज मूव करोगे, यही दो वे आपके पास है। फिर से एक बार देख लीजिए, अगर आपको इस पॉइंट पी पर पहुंचना है, पॉजिटिव रियल एक्सिस से आपको मूव करना ही करना है, तो या तो आप इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे या इस तरीके से क्लॉकवाइज मूव करेंगे, यही दो आपके पास तरीके हैं। और यहाँ पर जैसे 2 पाई माइनस अल्फा ये पॉजिटिव है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये आपका एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया गया है।
ये आपका नेगेटिव है, तो ये आपका क्लॉकवाइज मेजरमेंट है, ये आपका क्लॉकवाइज मेजरमेंट है। जैसे कि एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सपोज हम लोग जो है थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं, ये हमारा सपोज पॉइंट पी है, आपको यहाँ पर पॉइंट पी यहाँ पर पहुंचना है, पॉस्टीरियर एक्सिस से आप चल रहे हो, तो या तो आप इस तरीके से मूव करोगे या आप इस तरीके से मूव करोगे। अब सपोज आपका ये एंगल हम थोड़ी देर के लिए π/3 ले लेते हैं या π/4 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब आपका ये एंगल अगर पॉजिटिव एक्सिस से आप चल रहे हो तो ये एंगल नेट कितना बना भाई, पाई तो आपका यहां तक आप पहुंचते पहुंचते हो गया, आपको मूव यहां से करना ही करना है पाई प्लस π/4, जो कि आपका कितना हो जाएगा 5π/4। अब अगर आप क्लॉकवाइज चलते हो इस तरीके से, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां तक पूरा आपका पाई है, लेकिन आप π/4 पहले ही रुक रहे हो, तो ये आपका पहले मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, पाई माइनस π/4, ठीक। तो ये आपका हो गया 3π/4। फिर चूंकि आप क्लॉकवाइज रोटेशन पर हो, क्लॉकवाइज रोटेशन होने के कारण आपको इसमें बाहर माइनस साइन मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो कितना एंगल हो गया ये -3π/4। वैसे मैग्नीट्यूड वाइज 3π/4 है, पाई में π/4 कम है, बट चूंकि क्लॉकवाइज रोटेशन पे है तो माइनस साइन लाना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे अगर आपको लोकेशन देना हो तो एक आप लोकेशन इस तरह से दे सकते हो, r जो इसका मैग्नीट्यूड होगा ओरिजिन से, ठीक, कॉमा 5π/4, या आप ऐसे भी लोकेट कर सकते हो r कॉमा -3π/4। सपोज यहां r का वैल्यू 2 है, तो ये आपका क्या हो गया 2 कॉमा 5π/4, ये आपका क्या हो गया 2 कॉमा -3π/4। इन दो को छोड़ करके तीसरा कोई रिप्रेजेंटेशन यहां नहीं हो सकता है थीटा का, क्योंकि या तो आप पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चलोगे या क्लॉकवाइज चलोगे। इन्हीं दो तरीके से आपका थीटा जो है वो रिप्रेजेंट होगा, ठीक। अब जैसे आपने देखा कि यहां पर हमने थीटा इक्वल टू -α लिया है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बाकी तीन में तो हमने जो है सिंगल सिंगल ही लिखे हैं, क्या इनमें क्लॉकवाइज एंगल नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। जिस तरीके से आपने फोर्थ क्वाड्रेंट में मेजर कर लिया है, उसी तरह से आप सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में भी मेजर कर सकते हो। जैसे फोर्थ में आपने फाइनली देखा कि ये अगर हमारा पॉइंट पी है, ये हमारा अल्फा है, यहां से हमने मूव किया, तो या तो थीटा ये बनेगा या थीटा ये बनेगा, ठीक। अब इसमें अगर आप आते हो तो 2π माइनस अल्फा, इसको बहुत अच्छे से बच्चों समझ लीजिए। और यहां पर अगर आप आते हो तो देखिए मैग्नीट्यूड वाइज तो ये है, मैग्नीट्यूड वाइज तो ये आपका अल्फा है, लेकिन चूंकि क्लॉकवाइज रोटेशन पर हो तो इसको आप लोग क्या लिखोगे माइनस अल्फा। तो या तो आप एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से लिखेंगे या क्लॉकवाइज में इस तरह से लिखेंगे। हालांकि क्लियर आपको दोनों ही होने चाहिए, हो सकता मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन में एक उसने एंटी क्लॉकवाइज थीटा लिख रखा हो, एक को क्लॉकवाइज में लिख रखा हो। तो ऐसा नहीं कि सोचो कि हमको एंटी क्लॉकवाइज आता है तो क्लॉकवाइज हम क्यों सीखें, इसलिए दोनों ही सीखिए आप। जैसे थर्ड में हम लोग देखते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में सपोज अगर हमारा कोई पॉइंट है, ये पॉइंट भी हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, सपोज ये एंगल अल्फा है, ये हमारा पॉजिटिव रियल एक्सिस है, तो ये पूरा थीटा हुआ। तो बच्चों देखो पाई तो आपका यहां तक हो गया, पाई ये आपका हो गया, फिर ये इसमें अल्फा आपने ऐड कर दिया। क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हो तो प्लस साइन अंडरस्टूड होता है। अब एंटी क्लॉकवाइज में आ जाओ, अब ये थीटा आप देखिए यहां पर, ये एंटी क्लॉकवाइज में है, अब हम लोग क्लॉकवाइज में आ रहे हैं, तो क्लॉकवाइज में आप देखिए क्या होगा। अगर आप ये पूरा यहां तक आते तो पाई बनता, लेकिन उसमें अल्फा भी कम है, तो पहले मैग्नीट्यूड निकाल लिया पाई माइनस अल्फा, फिर चूंकि सेंस ऑफ रोटेशन यहां क्लॉकवाइज है, बाहर माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये निकल करके क्या आया अल्फा माइनस पाई। हालांकि हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट को छोड़ करके फर्स्ट सेकंड और थर्ड में हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ही ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन आपको सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में भी क्लॉकवाइज में निकालना आना चाहिए। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंटी क्लॉकवाइज में थीटा क्या बना पाई प्लस अल्फा, क्लॉकवाइज में क्या बना अल्फा माइनस पाई। इसी तरह से जरा सेकंड क्वाड्रेंट में भी निकालना सीख लेते हैं। सपोज हमारा पॉइंट पी इस तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये हमारा पॉइंट पी है, ठीक, ये एंगल हमारा अल्फा हो गया, थीटा हमारा नेट में ये बना, थीटा पाई माइनस अल्फा हो गया। अब अगर क्लॉकवाइज जाओगे तो पहले आप बच्चों मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, मैग्नीट्यूड यहां पर कितना बना पाई प्लस अल्फा, और बाहर आप माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है।
क्लॉकवाइज सेंस में। तो आई थिंक थीटा का कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग एक एग्जांपल लेकर के उसका मैग्नीट्यूड और आर्गुमेंट हम लोग जो है फाइंड आउट करते हैं। तो सपोज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू -1 माइनस रूट 3 है। फाइंड मॉड एंड आर्गुमेंट। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोगों को मॉड एंड आर्गुमेंट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसका ऑर्डर पेयर निकाला, -1 माइनस रूट 3। निश्चित रूप से ये जो पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग r का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो r का जो फार्मूला है √(x² + y²। r में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग अच्छे से फाइंड आउट कर लोगे और ये आपका फाइनली 2 आ जाएगा। अब हम लोग थीटा पर आते हैं। तो थीटा के मेजरमेंट के लिए आप लोग याद रखिए मैंने क्या लिखाया कि सबसे पहले अल्फा निकाल लेना है, tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x। चूंकि tan इनवर्स के अंदर मॉड लग गया है तो tan इनवर्स ऑफ पॉजिटिव वो हमेशा 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा हमारा रहेगा। तो यहां पर अब आप ध्यान से देखिए, अब आपका ये अल्फा हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x। तो पहले ये अनवांटेड एंगल हमको चाहिए थीटा, लेकिन हम ये अनवांटेड एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमेशा 0 से π/2 के बीच में होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये tan इनवर्स ऑफ पॉजिटिव है तो ये हमेशा 0 से π/2 में ही आएगा। तो मॉड ऑफ -√3 -1, यहाँ तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, इन केस अगर नेगेटिव साइन बचता भी तो वो पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि एल्जेब्रिक मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये tan इनवर्स ऑफ √3 जो कि आपका π/3 हो गया। ये थीटा भी अल्फा है। जैसे कई बार आप लोग जल्दबाजी में क्या करते हो कि आप लोग यही थीटा डिफाइन कर देते हो। अब आप खुद ही सोचिए कि ये जो कॉम्प्लेक्स पॉइंट है थर्ड क्वाड्रेंट में है, मेजरमेंट हमेशा पॉजिटिव रियल एक्सिस से होता है, तो क्या थीटा π/3 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ये अल्फा निकालना बच्चों जरूरी है। कई बार आप लोग डायरेक्ट tan इनवर्स y/x फॉर्मूला लगा देते हो, y माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया और आप जो है π/3 एंगल लिख देते हो। वहां पर आप लोग उसका क्वाड्रेंट का ध्यान ही नहीं रखते हो। तो इसलिए नॉन कॉम्प्लेक्स पॉइंट में, ठीक है, हम लोग इसी फंडे को यूज करेंगे। बिल्कुल ये अपने माइंड में बिल्कुल आप लोग बच्चों फीड कर लीजिए, अगर कभी भी नॉन कॉम्प्लेक्स पॉइंट हो तो आपको थीटा जो है वो अल्फा के थ्रू ही निकालना है। ये बिल्कुल अपने माइंड में अच्छे से फीड कर लीजिए। अननोन पॉइंट के केस में हम ठीक है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y/x यूज करेंगे, बट नॉन कॉम्प्लेक्स पॉइंट के केस में फर्स्ट वी विल फाइंड अल्फा, फिर अल्फा के थ्रू थीटा फाइंड आउट करेंगे। पहले हमने अल्फा निकाला, हमने देखा कि भाई ठीक है ये जो भी एंगल आ रहा है, उसके बाद फिर हम उसका लोकेशन देखेंगे। जैसे ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू क्या होता है? पाई प्लस अल्फा। जनरली हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ही ज्यादा यूज करते हैं, क्लॉकवाइज बेसिकली तब यूज करेंगे जब स्पेशली बोले या ऑप्शन में पढ़ा हो, ठीक है। तो पाई प्लस π/3, तो ये बच्चों आपका कितना हो गया? 4π/3। तो ये जो हमारा r है वो 2 हो गया और जो थीटा है वो 4π/3 हो गया। तो ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोगों ने मैग्नीट्यूड एंड आर्गुमेंट जो है ये फाइंड आउट कर लिया है। अब हम लोग एक एग्जांपल और ले लेते हैं। फाइंड मॉड एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 2√3 - 2 है। तो बच्चों आप देख रहे होंगे x इसमें 2√3 है, y का वैल्यू -2 है। तो सबसे पहले r फाइंड आउट करने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सिंपल वे में 2√3 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 12 + 4 स्क्वायर रूट 16 जिसका वैल्यू 4। तो r का वैल्यू सिंपल आपका 4 आ जाएगा। इसके बाद में चूंकि ये नॉन कॉम्प्लेक्स पॉइंट है तो मैंने कहा था कि नॉन कॉम्प्लेक्स पॉइंट में जो थीटा है वो अल्फा के थ्रू आप लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक। ये बिल्कुल अच्छे से आप लोग बच्चों नोट कर लो। इन केस ऑफ नॉन कॉम्प्लेक्स पॉइंट फाइंड
क्योंकि जो भी दिक्कत होगी थीटा में ही होगी। फाइंड थीटा थ्रू अल्फा, कभी कोई फिर प्रॉब्लम होगी ही नहीं। पहले आप अल्फा निकाल लीजिए, उसका लोकेशन देख लीजिए। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स पॉइंट है तो थीटा इक्वल टू अल्फा, सेकंड में है तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, थर्ड में है तो थीटा इक्वल टू पाई प्लस अल्फा, फोर्थ में है तो थीटा इक्वल टू 2 पाई माइनस अल्फा या माइनस अल्फा। ओके, तो अल्फा हमने निकाला tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x। तो y आपका -2 अपॉन 2√3, तो tan इनवर्स ऑफ 1/√3 इक्वल टू π/6। फिर आपने ये जो कॉम्प्लेक्स पॉइंट हमको दिया है, इसका जब ऑर्डर पेयर फाइंड आउट किया 2√3, -2, तो आपने देखा कि किस क्वाड्रेंट में है बच्चों? फोर्थ क्वाड्रेंट में है। किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में होने के कारण जो है, हम लोग यहाँ पर जो थीटा है वो अल्फा के थ्रू निकालेंगे और हमारा जो थीटा हो जाएगा 2 पाई माइनस अल्फा, 2 पाई माइनस π/6। तो कितना आ गया बच्चों? ये 11 π/6। या अगर इसको हम लोग क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं तो माइनस अल्फा, तो कितना आ गया? माइनस π/6। तो फाइनली जो हमारा r का वैल्यू है वो बच्चों 4 हो गया। थीटा हमारा 11 π/6 या माइनस π/6 हो गया। तो आई थिंक अब मैग्नीट्यूड और आर्गुमेंट आप लोग किसी नॉन कॉम्प्लेक्स पॉइंट में कैसे फाइंड आउट करोगे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यहीं से अब हमारा पोलर फॉर्म का कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है पोलर फॉर्म, मॉड प्रॉपर्टीज, आर्गुमेंट प्रॉपर्टीज, सिस प्रॉपर्टीज, इनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।